Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha ES Academy's Environment Series, and we are at the lecture 31. I hope you all are doing good. So, we are doing the organizations related to biodiversity, wildlife, which we have already done. Today, we shall be covering the climate change organizations, the conventions related to it, और कौन सी organization उससे related हैं. जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. अगर आपको थोड़ा सा कहीं लगता है कि आपको इस टॉपिक को और बेहतर समझना है, तो आप जो है स्लाइड रोक के वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप नोट्स देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो हमारे नोट्स आपको मिल सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं. जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हम आपको अवेलेबल कराएंगे एट नो कॉस्ट. तो लेट्स बिगिन फॉर द डे. तो बेसिकली 1972 में मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड. पहली बार उस कॉन्फ्रेंस में एक्नॉलेज किया गया कि इन्वायरमेंटल जो समस्या है वो वाकई एक समस्या है. तो बेसिकली 2022 में उसको 50 साल हो गए, तो हमारे पास एक आया स्टॉकहोम प्लस 50. उसकी एक थीम थी जिसको हमने बोला हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी. स्टॉकहोम प्लस 50 इसमें दो ऑब्जेक्टिव किए कि आप भैया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो प्लैनेट उसे प्रोटेक्ट करेंगे. और क्योंकि 2019 में कोविड-19 आया, तो बेसिकली द वर्ल्ड हैज़ सीन अ लॉट ऑफ थिंग, how the nature can affect us, and there are things which are beyond the control of humans, and then there can be at times big problems which we are not able to control. Though we controlled COVID-19 pandemic, but still it is a lingering threat in the society. आज भी लोगों को कोविड हो रहा है, as of today also when I am teaching this lecture. Thus sustainable recovery from COVID-19 pandemic. तो ये स्टॉकहोम प्लस 50 का बात थी. तो बेसिकली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई 1972 में, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई. एक तो आपका UNEP उन्होंने फॉर्म किया उस टाइम, एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया, ठीक है. फिर दो तीन एक प्रिंसिपल था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल उस टाइम आया. देखो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि भैया ये फ्यूचर में जाके इससे समस्या खड़ी हो सकती है या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो बेहतर होगा कि आप वो चीज़ ना करो, रादर कि आप उसका साइंटिफिक एविडेंसेस या साइंटिफिक उसका इंतज़ार करो. भाई आपको जब तक नहीं लगता कि आप सब ये इसमें सब कुछ सही रहेगा, तब तक आप वो चीज़ ना करें तो बेहतर रहेगा. देन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल था. पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिंपल है, वो बोलता है भाई जो गंदगी करेगा वो उसके लिए पे करेगा, सिंपल, ठीक है. देन इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी की स्टार्ट हुई, और मल्टी स्टेक होल्डर का भी मतलब वेरियस. ये तो देखो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच तो आप कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कन्वेंशन है. क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी चीज़ है कि इट इन्वॉल्व्स एवरीबडी, फ्रॉम वाइल्ड लाइफ टू एनिमल्स टू ह्यूमंस टू एवरीथिंग दैट इज़ ऑन अर्थ इज़ अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज. देन द नेक्स्ट कन्वेंशन और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन वॉज, देखो अब हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उससे बचाती है, ठीक है. अगर वो ना हो तो हम बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है. तो वो अल्ट्रावायलेट ए को तो हल्का आने लेती है, सी को टोटली फिल्टर आउट कर देती है. खैर वो भी आज मैटर नहीं है. मैटर ये है कि उसको अब क्या हुआ, आपने ओजोन होल सुना होगा अंटार्कटिक के ऊपर कि भैया ओजोन होल बन रहा है, ओजोन होल बन रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बन रहा है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस की वजह से बन रहा है, कार्बन्स की वजह से बन रहा है. तो बेसिकली हुआ क्या, 1985 में होने लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, हमें तो इसे रोकना होगा. तो हमने 1985 में वियना कन्वेंशन बनाया. वियना कन्वेंशन देखो कहीं के लिए, वियना कन्वेंशन इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. अभी हम सिर्फ हमने बात की कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे. अब हम एक स्टेप और आगे हमने कहा ऐसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे. तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो सब्सटेंसेज ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे या ख़राब कर रहे थे या उसको डिग्रेड कर रहे थे, उसको हमने बैन किया कि भैया इसको जो है इनके जो यूजेस है उसको फेज आउट करना पड़ेगा. तो 1987 में फिर हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया. देखो कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स होते हैं साइड वेज. इंटरनेशनल लॉ पढ़ाएंगे, कभी पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क होता है. अभी आज अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया हमने उस कन्वेंशन के अंदर ऑन दी सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर. तो वियना कन्वेंशन कहीं के लिए, वियना कन्वेंशन हमारा प्रोटेक्शन फॉर ओजोन लेयर है. उसी का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके लिए, सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर हमने बोला, और उनको हमने बोला ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज. और वो कैसे थे आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs या HCFCs, ठीक है. अब हुआ क्या बेसिकली, इनिशियली तो CFCs एंड SCFCs थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है. वही मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया है कहीं ना कहीं
कि वो कैसे क्लोरीन टूटता है, फिर वो ओजोन जो ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल होती है उसमें एक ओ जोड़ ClO नेगेटिव बनता है, वो O टूटता है, O टूट के वो जो O2 होती है उसके साथ O जुड़ जाता है, तो ओजोन क्या है, ओजोन O3 है, ठीक है। तो O3 बनता है और क्लोरीन जो है जो फ्री रेडिकल की तरह मूव करता है, उस क्लोरीन को जो है वो जो क्लोरीन है उसको तोड़ता रहता है, उसको O3 को बने नहीं रहने देता, उसको तोड़ते चले जाता है, और ऐसे क्या होता है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने पहले आपका CFC एंड HCFC बैन कर दिए, हमने कहा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चलने दो। अब हुआ ये कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इतना इफेक्ट जो था ओजोन लेयर पर तो नहीं था, बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस निकली भाई, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। उससे क्या हो रहा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा था धरती का। तो अब हमारे पास वियना आ गया था, मॉन्ट्रियल आ गया था। अब हमने बोला कि यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात होगी, अब तो हमें इसे HFC को भी फेज आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने एक चीज़ लाए। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओजोन डिप्लीट सब्सटेंसेस में आते कौन कौन से सब्सटेंसेस थे। इंपॉर्टेंट नहीं है बट देन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तो CFCs आते हैं जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, देन ब्रोमीन कंटेनिंग हेलेंस आते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड आता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl4 एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरीन, आप इन सब में आपको क्लोरीन मिलेगा, तो क्लोरीन इज द बैड गाय हेयर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा यार इसे तो हमें रोकना पड़ेगा, HFCs को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने एक इसी प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट लाए, उसको हमने बोला किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। तो किगाली अमेंडमेंट क्या बोलता है कि 2047 तक जो हमारे ये HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हमने यूज़ किए रेफ्रिजरेशन, बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होता था इसका, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड फोम इंसुलेशन में, ठीक है। तो इसे हम फेज आउट करेंगे 2047 तक। हम कोशिश करेंगे कि 80% तक रिड्यूस कर दें। फिर कंट्रीज़ को टारगेट्स दिए गए, तो डेवलप कंट्रीज़ को बोला गया कि भैया आप HFC कंजम्पशन जो है 2019 तक रोको अपना। डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोला गया कि आप जो है अपना कंजम्पशन फ्रीज कर दो 2024, उसके बाद उसके घटाते चले जाओ। उसके बाद इंडिया ने बोला कि हम 2028 तक अपना जो कंजम्पशन है उसे फ्रीज करेंगे। और इसमें फिर वही बात कही गई कि क्योंकि अब इसको हटा रहे हैं तो हमें कुछ और चाहिए ठंडा करने के लिए, तो बोला क्लाइमेट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स आप लेके आएँ। देन आपका जो फिर रियो+20 हुआ, ठीक है, आपका रियो कन्वेंशन हुआ 1992 में स्टॉकहोम के 20 साल बाद, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 मेजर कन्वेंशंस आए, UNCCD, UNCBD एंड UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट था, उसका जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था वो था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया था कि आपके ऊपर बाइंड कर दिया गया था कि आपको जो है भैया इतना अगर हमें इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है या उस धरती को बचाना है तो हमें जो है इतना टारगेट्स में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। हमें जो है उसमें जो है बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स दिए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो बेसिकली 1992 में ये साइन हुआ, 1994 में ये आया क्योटो। उसका नाम क्यों है, क्योंकि ये साइन हुआ था कहाँ पर, या अडॉप्ट किया गया था कहाँ पे, क्योटो एक शहर है जापान में 1997 में। इसके अंदर जो इसका डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन था कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 हुई मैराकीच कहाँ है, मोरक्को में 2001 में, लगभग 9 साल के बाद, उसमें उसको मैराकेश अकॉर्ड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यार ये सब चीज़ें ना थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो UNFCCC के अंदर एक तो हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल आ गया। क्योटो प्रोटोकॉल में हमें क्या दिया गया, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स दिए गए। फिर टारगेट्स तो पहले आ गए, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, प्रोटोकॉल का कैसे वो काम करेगा, वो हमारे किस में है, COP 7 मैराकीच में जो हुई 2001 में। उसमें हमने क्या निकाले, मैराकीच अकॉर्ड्स। तो बेसिकली जो बाद में लास्ट में जो कमिटमेंट पीरियड है वो 2008 से 12 तक है। फिर 2014-15 के टाइम पे आपका पेरिस क्लाइमेट COP 21 में पेरिस कन्वेंशन आ गया, जिसमें कि INDC की बात गई, दैट इज़ इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन की। एक नेशन ने खुद बताया, उन्होंने कहा कि हम जो टारगेट्स दे रहे हैं वो तो चल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार आप लोग ना खुद टारगेट्स दो अपने कि आप कितना कम करोगे। तो उसमें फिर उसको INDCs बोलते हैं। INDCs में कंट्रीज ये बताती हैं कि हम जो हैं इतना कम करेंगे, ठीक है, हम कार्बन कैसे कम करेंगे और कितना कम करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, और उसमें 2-4 एनेक्सर्स हैं और उसकी पार्टीज हैं। तो उसमें एक Annex 1 है। Annex 1 में एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इकनॉमीज इन ट्रांजिशंस हैं, और फॉर्मर जो सोवियत यूनियन की जो इकनॉमीज थी, रशिया
ईस्टर्न यूरोप, वो सब है। यूरोपियन यूनियन भी एनेक्स 1 पार्टी है, ठीक है। एनेक्सर 2 में एक्चुअली वो कंट्रीज़ हैं जो OECD की मेंबर है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की। तो बेसिकली नेक्स्ट 2 की जो कंट्रीज़ हैं उनका एक क्या बोलते हैं, उनका एक दायित्व है या उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनेक्स 1 की जो कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन, उन्हें असिस्ट करेंगी क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए उनको टेक्नोलॉजीज़ देंगी, पैसा देंगी, ठीक है। देन एक नॉन एनेक्स 1 है आपके पास, ठीक है। नॉन एनेक्स 1 में क्या है कि जो UNFCCC की वो पार्टीज़ जो कि एनेक्सर 1 में नहीं है, और ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है जिन्हें लगता है कि यार ये जो है खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे अपना क्लाइमेट चेंज जो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। देन हमारे पास एक एनेक्स बी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एनेक्स बी पार्टीज़ में वो पार्टीज़ हैं क्योटो प्रोटोकॉल की जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्योटो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट्स जिनके पास हैं, जिन्होंने टारगेट्स पूरे करने हैं। बेसिकली क्योटो में टारगेट मिले, एनेक्स बी में जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है टारगेट्स दिए गए हैं कि भैया आप जो है इसे कम करोगे। तो एनेक्स 1 में कौन सी कंट्रीज़ होगी, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इकनॉमीज़ इन ट्रांजिशन। एनेक्स 2 में कौन सी कंट्रीज़ हो गई कि भैया OECD वाली वो कंट्री जो अच्छी अच्छी इकनॉमीज़ हैं, वो जो है फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी एनेक्स 1 कंट्रीज़ को, जो इकनॉमीज़ इन ट्रांजिशन वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। देन आपका नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ जो कि बेसिकली उन्हें लगा कि यार एनेक्स 1 में नहीं है लेकिन ये अपना जो है मैनेज नहीं कर सकती हैं जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, इन्हें हेल्प की ज़रूरत है। फिर एनेक्स बी कंट्रीज़ आई जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड जो क्योटो का हुआ उसमें ग्रीन हाउस एमिशन टारगेट्स दिए गए उनको। फिर एक LDCs हैं, दैट इज़ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये एक्चुअली 49 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, जो कि बहुत मतलब उनके पास बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है टू टेकल दी चेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब क्योटो के अंदर कुछ क्योटो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है भाई। क्योटो प्रोटोकॉल ने तो बोल दिया कि आप एमिशन रिड्यूस कर लीजिए, तो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो उसमें 3 चीज़ें हैं। एक है आपका एमिशन ट्रेडिंग, जिसे कैप एंड ट्रेड भी बोलते हैं, कि भैया मान लिया मेरे को दिया कि आप जो है 4 टन CO2 ही रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरी कंपनी को दे दिया कि आप 5 टन कर सकते हो। जिसको 5 टन टारगेट था उसने कर दिया 6, जिसको 4 टन था ये इसने 3 ही किया, तो इसके पास कितना प्लस, ये +1 में आ गया, ये -1 में आ गया। तो बेसिकली ये जो +1 है ये इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, बेच सकता है, तो इसको बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग। देन आपका CDM है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कि आप क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में मतलब आप कोलैबोरेट करेंगे, जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेंगे, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करेंगी, ठीक है, टू अचीव देयर एमिशन टारगेट्स। तो ये उसी बात UNCCD की। अब आ गया रेड, REDD। रेड स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखो बेसिकली होता क्या है कि जब फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन, पहले तो आप डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बीच का फ़र्क समझो। देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को हमने पूरा ही साफ़ कर दिया, उसे पेड़ हटाए दिए। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट तो वहाँ है लेकिन हमने उस इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम को इतना ख़राब कर दिया, उसमें इतना कूड़ा कबाड़ डाल दिया है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, ठीक है। दोनों से ही क्या होता है कि ये पाया गया है कि दोनों में ही, जैसे ही अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, भाई एक पेड़ था वो सालों से CO2 लिए जा रहा था, उसके अंदर कितनी सारी CO2 जमा थी, आपने उसे काटा तो बेसिकली माना जाता है कि उतनी CO2 वापस रिलीज हो गई इन्वायरमेंट में। अब हुआ क्या कि बेसिकली आपने डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन किया, ये देखा गया कि जो एमिशंस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस के या एमिशंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गए जब हमने कोई भी डिफॉरेस्टेशन किया, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन किया। तो रीड+ आया कि भैया देखो आपको रिड्यूस करने हैं एमिशन, आप डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ना करें और अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। बेसिकली फिर इसमें देखा गया कि यार अगर हम ऐसा करते हैं ना तो सिर्फ हम एमिशन कंट्रोल करेंगे बट इसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेंगे। भाई देखो आपने पेड़ नहीं काटा तो एमिशंस तो नहीं होंगे, बट जो वहाँ जीव जंतु रह रहे हैं, जो उस पेड़ पे छोटा सा इकोसिस्टम बना हुआ है, चिड़ियाँ रह रही हैं, उस पर बंदर लटक रहे हैं, तो क्या आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया। देन पॉवर्टी एलिवेशन, भाई क्या है कि उस पे कुछ जो है वहाँ के लोकल कम्युनिटी डिपेंडेंट होंगी, आपने उन्हें बचा लिया, तो बेसिकली ये क्या है आपका एक टाइप का बेनिफिट है, ठीक है। और बेसिकली ये इस जो रेड है ना, इसके बाद फिर इसका एक रेड+ भी आया था। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक एंड UN के अंडर है, मतलब वर्ल्ड बैंक एंड UN इसको देख रेख करते हैं, इसके लिए ज़्यादा पुश करते हैं। फिर रीड++ आया। रीड+ में क्या हुआ कि ये ++2 हो गया, सॉरी।
रीड प्लस है वो, बस रीड प्लस में क्या हुआ कि रेड में क्या किसकी बात की गई थी, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की। उन्होंने कहा ठीक है यार इसकी ज़रूरत है, बट ये तो आपको करना ही नहीं है। इट ऑल्सो रीड रेड प्लस इंक्लूडेड द रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जो आपको मैनेजमेंट करना है फॉरेस्ट का, वो सस्टेनेबल करना है कि वो जो है ज़्यादा समय तक आप यूज़ कर सको, उसको फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर से। एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, देखो फॉरेस्ट जो है वो एक टाइप के कार्बन सिंक होते हैं, ठीक है, वहाँ बहुत सारी कार्बन जमा होती है, ठीक है, इसीलिए जो है पेड़ जो बेसिकली लंग्स, अमेजॉन जो फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ अर्थ ही बोला जाता है, क्योंकि वो आपका पूरा धुआं सूख लेती है। जैसे आप लोग सिगरेट पीते हैं ना, कुछ लोग पीते होंगे, क्या पता, वह तो नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे फेफड़ों में धुआं बढ़ जाता है ना, तो ऐसे ही जो, और वो पूरी बॉडी को ख़राब करता है, हमारी बॉडी को तो ख़राब करता है, लेकिन अर्थ में क्या है कि वो पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर की, उसको साफ़ कर देते हैं कौन, हमारे पेड़, ठीक है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन देते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो बेसिकली रीड प्लेस में एमिशन रिडक्शन थे, इसमें कमिट किया था कि हम $30 बिलियन a ईयर देंगे, और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इसमें जो फॉरेस्ट इको सिस्टम है उसे मेंटेन करें, अच्छे से यूज़ करें, रेजिलियंस बढ़ाएं, ताकि क्लाइमेट चेंज से अच्छे से हम लोग फाइट कर सकें। तो ये तो बात थी रीड प्लस की। देन अगली चीज़ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब 1992 में क्या हुआ, बेसिकली हमने 3 कन्वेंशन तो बना दिए वो, तो हमने कहा यार इसको पैसा मैनेज करने के लिए भी तो चाहिए कुछ, इसको मैनेजमेंट करने के लिए भी तो चाहिए, तो इसका ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म देखने के लिए भी तो चाहिए। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बेसिकली उस एस्पेक्ट से डील करती है। तो उसके अंदर 5 कन्वेंशन है जिसके ये इन्वेस्टमेंट पार्टनर, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखती है, और बेसिक जो होता है इसका इन्वेस्टमेंट्स, मतलब फिनेंशियल टेंजेंट जो है वो ज़्यादा है, मतलब जो उसका फिनेंसेस जो देख रहे हैं वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी करती है इन 5 कन्वेंशन का। वो 5 कन्वेंशन कौन से हैं, उनमें से 3 तो आपके 1992 रियो अर्थ समिट के ही हैं, दैट इज़ UNCBD, UNCCD एंड UNFCCC। उसके अलावा 2 और हैं, एक मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी है, एंड जो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो बेसिकली 5 कौन से हैं, एक मिनामाटा कन्वेंशन, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स POP, UNCBD Convention on Biological Diversity, UNCCD Convention to Combat Desertification, and UNFCCC, that is United Nations Framework Convention for Climate Change, ठीक है। फिर एक हमने उसके लिए GEF ट्रस्ट फंड बनाया हुआ है, जिसमें कि सारा पैसा आता है और इधर उधर पैसा बढ़ता रहता है कि भाई ठीक है इस देश ने पैसा दे, अमेरिका ने पैसा दे दिया, ठीक है भाई एक प्रोजेक्ट लगना है कहीं रवांडा में, ठीक है भाई उसको वहाँ पे पैसा दे। तो बेसिकली तो वो ट्रस्ट जो फंड है, तो ऐसे ही हमने बहुत सारे फंड्स बना रखे हैं, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स पढ़ लेते हैं। तो एक ग्रीन ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड के अलावा एक ये देखो, ये हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, ठीक है। अब याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये फैसिलिटी है, ये फंड है, तो काम ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है, बट ये क्या है, एक टाइप का प्राइवेट इक्विटी फंड है, फोकस्ड ऑन सीकिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिटर्न्स बाय इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी अंडर क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये एक टाइप का इक्विटी फंड है कि ठीक है आज आप पैसा दे दो, मैं एक बंदा गया 10 बंदों के पास कि आज आप मुझे पैसा दे दो, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ जो कि कार्बन फ्री है, या मान लिया कोई मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा हूँ, ठीक है, और आपको जो है मेरी इतनी सेल्स होंगी, और जब मेरी सेल्स होंगी तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा, तो आज जो है आपको मैं आपसे 1 करोड़ रुपये ले रहा हूँ, तो आपको 10 साल बाद मैं 10 करोड़ रुपये दे दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए, क्लीन एनर्जी में जो टेक्नोलॉजी उसमें लगा के, ठीक है। देन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर ही 2 और फंड्स हैं हमारे पास, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ही उसको देखता है, दैट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, एक लीज डेवलप कंट्रीज फंड है, बस इतना याद रखना है। एक स्पेशल SCCF है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, एक लीज डेवलप कंट्रीज फंड LDCF, ठीक है। इसको दोनों को ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मैनेज करती है। अब एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, अब हमारे पास एक ग्रीन क्लाइमेट फंड है, GCF जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन पे है इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसे रिड्यूस किया जाए, उसे लिमिट किया जाए। देन एक हमारे पास एडेप्टेशन फंड है, ये बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बनाया गया था 2001 में, और इसमें जो है बेसिकली 532 मिलियन कमिट किए गए हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। अब आपके पास है SCF स्ट्रेटेजी। देखो ये वाला जो पेज है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी अब जो है ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भूलने का लेवरेज ले सकते हैं, बट पहले 2 मत भूलना, ठीक है। देन स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड,
इसको वर्ल्ड बैंक ही देखता है, और ये बेसिकली इसका जो फोकस है वो रेड जो मैंने आपको बताया था, रिडक्शन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड मिटिगेशन पे है। इसके अंदर 3 प्रोग्राम्स ऑन है, वो प्रोग्राम्स क्या करते हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जल्दी से पढ़ लेते हैं प्रोग्राम्स क्या है। द फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, द पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड द प्रोग्राम फॉर स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी इन लो इनकम कंट्रीज, SREP। ठीक है, अब हमारे पास 4 फंड पढ़ते हैं, वो चारों के चारों जो है वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करता है। एक है पहले बायोकार्बन फंड। बायोकार्बन फंड किस पे फोकस करता है? फॉरेस्ट पे करता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, और बेसिकली बोलता है कि आप जो है लैंड सेक्टर से जो एमिशंस आ रहे हैं उसको रिड्यूस करो, स्मार्ट प्लानिंग करो, पॉलिसीज़ बनाओ, अच्छी प्रैक्टिसेस लाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप की चीज़ें करो, जिससे कि जो हमारा लैंड सेक्टर है उससे कम एमिशन हो। देन एक क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, तो ये क्लीन टेक्नोलॉजी फंड ऑफकोर्स क्या करेगा, ये R&D करेगा, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज जो हैं उस पर फोकस करेगा। देन फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली बहुत सारे लोग, बिजनेस हाउसेज, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एक साथ आती हैं और कोशिश करती हैं कि रिडक्शन किया जाए फॉरेस्ट के थ्रू, फॉरेस्ट को ज़्यादा लगाया जाए, फॉरेस्ट को बचाया जाए, जिससे कि एमिशंस कम हो। देन द पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस, ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, एक टाइप का प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू स्पेसिफिकली हेल्प कंट्रीज प्रिपेयर्ड फॉर मार्केट बेस्ड पॉलिसी चॉइसेस एंड फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, आपको अपना मार्केट कैसा बनाना है, ठीक है, ज़्यादा कैपिटलिस्ट भी नहीं बनाना है, और मतलब आपका काम चल जाए, आपकी इकोनॉमीज नीचे भी ना आए, और आप जो इकोनॉमीज हैं बेसिकली इन लाइन रहें विद क्लाइमेट प्रैक्टिसेस, तो बेसिकली ये उसको देखता है। देन हमारे पास एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, ठीक है, जिसको यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। इस देखो बेसिकली सब में हम करते वही हैं कि क्लाइमेट चेंज को बताते हैं, ठीक है। देन एक ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड है, इसको जो है बेसिकली ये फंड करता है यूरोपियन कमीशन, एंड इसको मैनेज करता है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। देन ऐसे ही MDG अचीवमेंट फंड है, अब तो ये हट गया है क्योंकि MDGs जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, अब तो आपके SDGs आ गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का फंड है, इसको UNDP एडमिनिस्टर करता था, अब तो शायद ये नहीं है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अब शायद ये नहीं है, क्योंकि मिलेनियम अचीवमेंट फंड जो है हट गया था, वो बेसिकली जब MDG ओवर हो गया तो उसका क्या काम, ठीक है, इसको जो आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म था ये एक टाइप का, ठीक है। तो वो है, बट हम वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है फंड्स, बट क्योंकि यार इन्वायरमेंट जो है आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमने सोचा कि यार डाल देते हैं, अगर पासिंग रेफरेंस तो आप लोगों को दे ही दें एटलीस्ट, कि पता तो लगे आपको कि MDG अचीवमेंट कम फंड क्या है, कौन मैनेज करता था, UNDP है, ठीक है। देन UN का रेड प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाई दिया है, बेसिकली इसमें UNEP, UNDP, FAO तीनों ने मिलकर UN रेड प्रोग्राम को फिनेंस करते हैं, उसको देख रेख करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप IPCC पे। अब देखो IPCC बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक टाइप की। देखो पहली बात तो इसको किस किसने बनाया है मिलके, एक WMO है आपको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली IPCC किसने बनाया है, 1988 में सेटअप किया गया था इसको, किस किसने सेटअप मिलके आकर सेटअप किया, WMO एंड UNEP, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड UNEP ने। बेसिकली इसकी एक रिपोर्ट्स आती हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट्स। अभी AR6 लेटेस्ट आई है, 2021 अगस्त में उसकी रिपोर्ट आई थी। बेसिकली ये अपनी कोई रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड जो रिसर्चेज हुई होती हैं या किसी का कोई पेपर आया होता है तो ये सब कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल के सारे पेपर्स को डिस्कस, अपना ही कोई रिसर्च नहीं करते हैं इंडिपेंडेंट, बट जितनी भी रिसर्च हुई होती है उसको स्टडी करते हैं, और उसके बेसिस पे या उस डाटा के बेसिस पे या उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। एंड इट इज़ इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द स्टेट ऑफ अर्थ क्लाइमेट, की अर्थ क्लाइमेट के बारे में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया और उसका क्या इफेक्ट आया, ये सब जो है असेसमेंट रिपोर्ट में आता है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है, रिलायबल रिपोर्ट है एक टाइप की, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर एक प्रोग्राम है नेशनल ग्रीन गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम। तो इसमें क्या करते हैं, अब भैया हमने बोल दिया ग्रीन हाउस, अब भैया उस ग्रीन हाउस को नापोगे भी, आपने कुछ किया, आपने एक स्टेप लिया, उससे कितनी ग्रीन हाउस गैस बची या कम हुई इन्वायरमेंट में, वो भी नापोगे, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक किसके अंदर कौन हेल्प करेगा आपकी, तो आपका IPCC इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो उन्होंने एक इन्वेंट्री प्रोग्राम बना रखा है कि आप इसको ऐसे नापें, जो रिडक्शन है उसको ऐसे नापें, और जो उनका आपस में जो रिलेशंस है कि भैया हमने एक स्टेप लिया उसका कितना इफेक्ट हुआ, उसको कैसे नापें, उसका भी एक टाइप का मेट्रिक कौन प्रोवाइड करता है, आपका IPCC अंडर द नेशनल ग्रीन हाउस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली जो डायग्राम है, ये जो उसका वर्किंग स्ट्रक्चर है उस पर है।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सबसे ऊपर क्या होता है, आईपीसीसी का सेक्रेटेरिएट होता है जो उसे हेल्प करता है, देन आईपीसीसी प्लीनरी होता है, आईपीसीसी प्योरी होता है, एक्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, फिर वर्किंग ग्रुप होते हैं, तीन वर्किंग ग्रुप हैं और एक टास्क फोर्स है, और नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सबसे नीचे ऑथर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड रिव्यूअर्स आते हैं उसके अंडर, जो बेसिकली उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम और उसको स्टडी करते रहते हैं उस डाटा को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो चार्ट है बेसिकली ये वर्किंग ऑफ आईपीसीसी को दर्शाता है। बट नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जो कैसे नापना है, कैसे देख उसको मेजर करना है, वो सब बताया जाता है। कौन बताता है आपको? आईपीसीसी, ठीक है। देन एक आज के लिए लास्ट एक टीप प्रोग्राम है, एक बार पूछा भी गया था। तो टीप स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भैया बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है उसे डिसीजन मेकिंग में लाया जाए, ठीक है। जब आप डिसीजन मेकिंग करें, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब डिसीजन मेकिंग करें, जब डिसीजन मेकिंग हो तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट को जो है ध्यान में रखा जाए, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो राइजिंग कॉस्ट बताया गया आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन की, ऐसा नहीं है कि आप धरती को बर्बाद करते चल रहे हैं, इकोसिस्टम को बर्बाद करते रह रहे हैं, उसकी कुछ कॉस्ट नहीं है, उसकी भी फाइनेंशियल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये टीप प्रोग्राम जो है बेसिकली उस चीज़ से डील करता है, ठीक है। और बाकी इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप you all are doing good. Keep healthy, keep smiling, and we shall see you soon. Bye bye.